नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विज्ञान में पाठ 2 वनस्पति रचना और कार्य भाग 3। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था वनस्पतियों की रचना के बारे में और उनके कार्य के बारे में भी देखा था कि वनस्पतियों के बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग हैं। जैसे हमारे पास हैं हाथ, पैर, मुंह, सिर वगैरह जो हमारे अंग हैं, वैसे वनस्पतियों में भी होते हैं। जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है और फल। ये उनके क्या है? अवयव है, उनके अंग हैं। तो इसमें से हम लोगों ने जड़, तना और पत्ती के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कि फूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वनस्पतियों में जो फूल होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, उन फूलों के अलग अलग जो अवयव हैं, उनके अंग हैं, वो किस प्रकार होते हैं और उनका क्या महत्व होता है। इस सारी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर फूल के बारे में कि फूल का छोटा या लंबा डंठल होता है। फूल में मेरे प्यारे बच्चों एक डंठल होता है, चाहे छोटा हो चाहे लंबा हो। डंठल का दूसरा सिरा तने से जुड़ा होता है। डंठल के ऊपर का भाग जहां फूल उगता है सामान्य रूप से चौड़ा फूला हुआ होता है, उसे पुष्पाधार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसको समझ लीजिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फूल दिखा रहा हूं, ये गुड़हल का फूल है। इस गुड़हल के फूल को देख लीजिए, ये आपका जो है डंठल। इसी डंठल की हम लोग बात कर रहे थे। ये जो आपको दिख रहा है, अब इस गुड़हल का जो डंठल आप देख रहे हैं तो लंबा है, लेकिन बहुत सारे फूलों में आप जैसे गेंदा वगैरह के फूलों के नाम, इसके अलावा जो है कि गुलाब वगैरह भी देखे होंगे, कमल वगैरह भी देखे होंगे, सब में डंठल पाए जाते हैं। तो किसी में डंठल बड़े होते हैं, किसी में डंठल जो है कि छोटे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इस गुड़हल का जो कि पुष्प है, इस पुष्प का जो डंठल है आपको दिख रहा है, ये बड़ा है। अब इस डंठल का जो आखिरी सिरा होता है, यहाँ पर जो दिख रहा है एकदम पॉइंट, जो लास्ट वाला भाग, यह भाग जो है कि तने से जुड़ा होता है, वनस्पतियों के तने से जुड़ा होता है। और इसी भाग को आप लोग को मालूम होगा, जो इसका ऊपर का जो भाग है जहां पे मालूम है ये पुष्प जुड़ा हुआ है, इस यह भाग जो कि देखेंगे आप लोग तो चौड़ा हुआ है और यहाँ पे फूला हुआ है, और इसी भाग को हम लोग पुष्पाधार के नाम से जानते हैं। अर्थात जहां पे पुष्प को आधार प्राप्त होता है, इसी के ऊपर जो है पुष्प स्थिर रहता है, इसी को हम लोग पुष्पाधार कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उसे पुष्पाधार कहते हैं। फूल की पंखुड़ियां और अन्य भाग इस पुष्पाधार पर स्थिर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि इस पुष्पाधार के ऊपर ये पुष्प की जितनी भी सारी पंखुड़ियां हैं, और चाहे मालूम है बाह्य दलपुंज हो चाहे दलपुंज हो, ये सब इसी पुष्पाधार के ऊपर स्थिर है। तो मुझे लगता है इस डंठल के महत्व के बारे में आप लोग जान गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। एक एक भागों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला आपको भाग दिया गया है निदलपुंज, अर्थात यह निदलपुंज एकदम बाह्य भाग होता है तो पुष्प का, उसको हम लोग निदलपुंज कहते हैं। और देखिए यह पुष्प का बाह्य भाग होता है। कली की अवस्था में पंखुड़ियां हरे पत्ते जैसे अंग से ढकी होती है। पुष्प का हरे रंग का मंडल या निदलपुंज कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पुष्प है। इस पुष्प का जो डंठल है, डंठल के ऊपर जो भाग आप देखिए जिससे पुष्प को पकड़ा हुआ है, यह पुष्प को घेरा हुआ है, अर्थात उसकी पंखुड़ियां जो है इस भाग में जो है कि समाहित है। अर्थात आप देखेंगे तो इसी के ऊपर, मतलब यह जो आपको हरे रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये इसी को हम लोग जो है कि निदलपुंज या बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं। इसी के ऊपर जो है कि पंखुड़ियां जो है कि यहाँ पर जो है कि एकत्रित रूप से यहाँ पे बंधी हुई है। यही अगर निदलपुंज अगर निकल जाएगा तो ये पंखुड़ियां जो है सब बारी बारी से बाहर निकल जाएंगी, अर्थात इसके ऊपर जो है कि स्थिर नहीं रहेगी। तो इनको पकड़ के बांध के रखने का जो कार्य है वह निदलपुंज करता है, अर्थात इसको हम लोग बाह्य दलपुंज के भी नाम से जानते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ये बात तो आप लोग समझ गए कि निज दलपुंज क्या होता है। यह पुष्प का एकदम बाहरी भाग है, अर्थात इसके ऊपर जो है कि पुष्प या पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है वह स्थिर होती है। तो इतना जो कार्य इसका है, और यह हरे रंग का होता है। इसके बाद दूसरा नंबर पर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज आपको जो है यहाँ पर देखिए कि दलपुंज अलग अलग रंगों का होता है। दलपुंज पंखुड़ियों का बना होता है। अलग अलग फूलों के दलपुंज का आकार, गंध तथा रंग अलग अलग होता है। अभी देखिए इस पुष्प के अंदर यह आपको जो पंखुड़ियां दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग जो है कि दलपुंज कहते हैं। यह आपका गुड़हल का जो लाल कलर की पंखुड़ी दिखाई दे रही है, यह क्या है? दलपुंज है। इसी तरह से मालूम है बहुत सारे फूल होते हैं, चाहे गुलाब का ले लीजिए, चाहे गेंदे का ले लो, चाहे कमल का ले लीजिए, सभी में आप देखेंगे तो उनका आकार और रंग और साथ ही साथ उनका गंध भी जो है अलग अलग होता है। इसकी गंध आपको अलग दिखाई देगी, सुंघाई देगी। इसके अलावा जो है कमल की अलग, गुलाब की अलग, गेंदे की अलग गंध आती है। और साथ ही साथ इनकी जो पंखुड़ियां होती हैं, अर्थात इनका जो दलपुंज है वह भी क्या है? अलग अलग प्रकार से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला आपको दिया गया है पुमंग। यह पुष्प का जो है कि महत्वपूर्ण भाग होता है कि यह फूल का पुल्लिंगिक भाग होता है। यह पुंकेसर का बना होता है। इसके परागकोश तथा पुतंतु ऐसे दो भाग होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। यह जो है कि पुल्लिंगिक भाग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुमंग। यहाँ पे आपको दिया होगा, यहाँ पर आप देखिए तो जो पुमंग था, ये जो पुमंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पुष्प के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है कि ये क्या आता है? पुमंग होता है। और ये इसके मालूम में दो भाग होते हैं, एक होता है परागकोश तथा पुतंतु। और यह दोनों जो है कि अर्थात पुल्लिंगिक भाग होते हैं। और इसी के आधार पे जो है कि यह जो है कि पुमंग कहलाता है। अर्थात इसके दो भाग है, एक पुतंतु है और दूसरा है परागकोश। अर्थात परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं, और यह परागकण जो है कि निषेचन की क्रिया का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग आगे का देखेंगे। इसके बाद अगला आता है जायांग। जायांग यह जो है फूल का स्त्रीलिंगी भाग होता है, अर्थात यह फीमेल भाग है, जिसको हम लोग स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं। यह स्त्री केसराग्र, वर्तिका और बीजांडकोश, यह तीन भागों से बना हुआ है। स्त्री केसराग्र, वर्तिका और बीजांडकोश। तो मतलब यह जो है कि स्त्री का, इसका जो है कि तीन भाग होते हैं, अर्थात स्त्री केसराग्र, वर्तिका और बीजांडकोश। और यह सब जो है कि जायांग के अंदर पाए जाते हैं। और यह जो है कि जायांग में आप यहाँ पर देखेंगे तो स्त्री केसराग्र यहाँ पे इस आकृति में आपको दिखाई दे रहा है कि स्त्री केसराग्र, वर्तिका देखिए यहाँ पर है, और इसी के अंदर ही भाग में आप जो देखेंगे स्त्री केसराग्र पाया जाएगा। और यहाँ पर जो है कि बीजांडकोश होता है, अर्थात यह जो है कि जायांग का भाग होता है, जो इसके आंतरिक भागों में। और ये सारी चीजें जो है कि अर्थात यहाँ से परागकण जब गिरते हैं तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद फलन क्रिया होती है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जायांग में तीन चीजें होती है, स्त्री केसराग्र, वर्तिका और बीजांडकोश। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह इसमें जो है कि निषेचन की क्रिया होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है कि परागकोश पक जाने पर वह फूलता है। जो परागकोश पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर जो परागकोश आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिंदी बिंदी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पे भी आपको गुड़हल में भी देखिए कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? परागकोश है। और यह परागकोश जब पक जाते हैं तब क्या होते हैं? ये फट जाते हैं, और फटने के बाद इसमें से परागकण निकलते हैं। और यह परागकण जो होता है यहाँ पर, अर्थात इसके वर्तिकाग्र के ऊपर गिरते हैं, अर्थात यहाँ पर जो स्त्रीलिंगी भाग होता है, यहाँ पर इसके वर्तिकाग्र पे गिरने के बाद इसके इस ट्यूब के माध्यम से यह जो है कि अंडाशय में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? अंडाशय में आते हैं। और अंडाशय में आने के बाद यहाँ पर जो है कि परागकण की क्रिया होती है, अर्थात यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है कि परागकोश पक जाने पर वह फूलता है और परागकण बाहर आते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं
और वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने की क्रिया को परागण कहते हैं। अर्थात जब पुष्प जो है कि उसके ऊपरी भाग पे गिरता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग परागण के नाम से जानते हैं। और इस परागण के कारण बीजांड का निषेचन होकर उसका रूपांतरण बीज में तथा बीज कोश का रूपांतरण फल में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात इसी में आप लोग देखेंगे कि जो इसका अंडाशय है, इसी के अंदर जो है कि ये सारी क्रियाएं होती हैं और इसी क्रिया के अंदर उसका जो है बीजांड का जो निषेचन होता है, जिससे मालूम है जो परागकण यहाँ पे आए हैं, निषेचन होने के बाद उसका रूपांतरण बीज में होता है और बीज में होने के बाद उसके बाद जो है कि परागकोश होते हैं और उस परागकोश अर्थात क्या होता है, उस फल का जो ऊपरी भाग है, जिसको हम लोग मालूम फल के नाम से जानते हैं, वह फल जो होती है परागकोश से बना हुआ है। तो इस प्रकार जो है बीज और फल की जो है कि उत्पत्ति होती है इस पुष्प के माध्यम से। अगर ये पुष्प नहीं होता तो आपको मालूम होगा इस तरह से फल और जो है कि बीज की उत्पत्ति नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें हैं आपको यहाँ पर मैंने बताया किस प्रकार जो है कि पुष्प होते हैं और उस पुष्प के कितने सारे भाग होते हैं और किस प्रकार उसमें निषेचन की क्रिया होती है अर्थात परागण की क्रिया होती है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में आपको दिया गया है फल। तो फल के बारे में हम लोग देखेंगे कि बीज निर्मित होने के बाद किस प्रकार के फल होते हैं। तो दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं। फलों के आकार, रंग, स्वाद आदि में विविधता पाई जाती है। कुछ फलों में एक ही बीज होते हैं तो कुछ फलों में एक से अधिक बीज होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फल के अंदर देखे होंगे, चाहे किसी भी फल को ले लीजिए, चाहे आम का फल ले लीजिए, चाहे जो है कि कटहल का फल ले लीजिए, चाहे अमरूद का फल ले लीजिए, इन सभी फलों को देखिए, जितने भी सारी वनस्पतियां हैं सभी में अलग अलग प्रकार के आपको फल दिखाई देते हैं। उनके जो है कि रंग, उसकी गंध, सब में आपको भिन्नता दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ आप जब फल को फोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक बीज होती है, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें बहुत सारी बीजें होती है। जैसे आप लोग अमरूद को ले लीजिए, अमरूद में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी बीज इसके अंदर दिखाई देती है। इसके अलावा कटहल को भी ले लो, कटहल में बहुत सारी बीजें आपको दिखाई देती है। लेकिन आम को ले लीजिए, केवल आपको आम में एक गुठली दिखाई देती है। तो मतलब भिन्न भिन्न वनस्पतियों में जो उनके जो फल है, उस फल के अंदर जो पाए जाने वाले बीज हैं वो बहुत सारे किसी किसी में होंगे और किसी में एक ही होते। अब आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसे मालूम है बीजों को ले लीजिए। इन सभी बीजों को आप लोग देखिए, तो जैसे आप लोग चने का बीज ले लीजिए, गेहूं को ले लीजिए, मटर को ले लीजिए, इन सबको मालूम है कुछ समय तक आप भिगो के रखिए। भिगो के रखने के बाद उसके ऊपर का जो है कि छिलके को निकाल दीजिए, उसके ऊपर के कवर को। तो आप देखेंगे चाहे मटर है, चाहे चना है, चाहे आम की गुठली के ऊपर का भाग निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे जैसे उस भाग को हम लोग निकालते हैं वो दो भागों में वो बढ़ जाता है। अर्थात उसके जो पत्र हैं, जो चने का पत्र है, चाहे वटाने का पत्र है, चाहे गुठली आम की हो उसका पत्र हो, तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो जिसका मालूम है, जिस वनस्पति का जो फल का जो बीज है दो भागों में बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग द्विबीज पत्र कहते हैं। और जिसके मालूम है फल के बीज दो भागों में नहीं बढ़ते हैं, उसको हम लोग एक बीज पत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात जिस वनस्पतियों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, अर्थात बीज के दो पत्र होते हैं, उसे द्विबीजपत्री वनस्पति के नाम से जानते हैं। और जिसमें केवल एक ही पत्र होते हैं, अर्थात उसके दो भागों में विभाजन नहीं होता है, केवल एक ही भाग में रहते हैं, उसे हम लोग एक बीज पत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखा भी है कि जिन बीजों के दो समान भाग होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री, तथा जिन बीजों के दो समान भाग नहीं होते हैं उन्हें एक बीजपत्री के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सारी आपको जानकारियां दी गई फल के बारे में कि फलों में किस प्रकार के बीज होते हैं। कुछ में एक ही बीज पाए जाते हैं, कुछ में जो है कि बहुत सारे बीज होते हैं। तो जिसमें एक बीज पाया जाता है और उसके मालूम है एक ही पत्र होते हैं, उसे हम लोग एक बीजपत्री के नाम से, और जिसमें दो पत्र पाए जाते हैं उसे हम लोग द्विबीजपत्री के नाम से।
इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे फूलों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ये सारी जानकारियां आपको मिली और इन सारी जानकारियों को अच्छी तरह से आप जो उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए, उसको याद कीजिए और अपने दोस्तों को उसको जो है कि ग्रुप में उसको भेजिए। और साथ ही साथ आपको जो गृह कार्य दिया गया है, जो आपको होमवर्क दिया गया है, उस होमवर्क को आप अच्छी तरह से कीजिए और उस होमवर्क को शुक्रवार को और शनिवार को, ये 2 दिन के अंदर जो है आपको यह भेजना है। तो गृह कार्य आपका जो दिया गया है, फूलों के विभिन्न भाग तथा फल की विशेषताओं को गृह कार्य की कॉपी में लिखकर आपको याद करना है। आपको फूलों के विभिन्न भागों के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पे दी गई और साथ ही साथ फूलों के मालूम है, फलों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के फल होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको गृह कार्य की कॉपी में लिखना है और शुक्रवार और शनिवार को आपको अपने ग्रुप में 7वीं क्लास का जो ग्रुप बनाया है उसमें आपको भेजना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।